आंखों में आंसू जिंदगी का खालीपन लिए रघुनाथ जी वृद्धाश्रम के कमरे में बैठे थे। उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए थे वृद्धाश्रम आए हुए। उनका मन नहीं लग रहा था। बार बार अपने परिवार को याद कर रहे थे और पोते को तो इतना याद कर रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे और इस दिन को याद कर रहे थे कि किस हालत में वृद्धाश्रम वाले उन्हें यहाँ लेकर आए थे। वो इस दिन को याद करते हैं कि ज़रा सी तो बात ही थी। इतनी सी बात पर बेटे बहू ने घर में बवाल मचा दिया था। जब बेटा अपने काम से शाम में घर लौटा था तब रघुनाथ जी अपने बेटे रियांश से बोले थे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरी सांसें फूल रही हैं, बीपी घट बढ़ रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखा दे। तब रियांश गुस्से में बोला था कि आपको तो ज़रा सी बात में सांस ऊपर नीचे होने लगता है। आप क्या मैं रोज़ रोज़ आपको डॉक्टर के यहाँ उठाए फिरूं? और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आप पर खर्च करूं। खुद तो आप सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हैं, किसी काम को हाथ नहीं लगाते। निठल्ले से आपका खाना पीना सब मेरे ही पैसे से होता है। ऊपर से आए दिन आपको दवाई चाहिए, कितनी महंगी दवाइयाँ आती है, और डॉक्टर की फ़ीस वो कितनी महंगी होती है। बेटे रियांश की बात सुन रघुनाथ जी उल्टे पैर अपने कमरे में आ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उनका पोता रोमी उनके कमरे में आता है और बोलता है कि दादाजी, हम तो रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो मम्मी ने बोला है सुबह की 2 रोटी रखी है, उन्हें चाय में भिगोकर खा लेना। तब बेटे बहू और उनका पोता रोमी भी उनके साथ रेस्टोरेंट के लिए बाहर घूमने निकल जाते हैं। तब ये बात रघुनाथ जी को बहुत बुरी लगती है कि अपने लिए तो बेटे के पास पैसे हैं और समय भी है, लेकिन इस बूढ़े पिता के लिए न उसके पास समय है और ना ही उन पर खर्च करने के लिए पैसे। 2-4 घंटे बाहर घूमने के लिए लगा देगा, पर बूढ़े पिता के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकता। रघुनाथ जी बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं। अब रात के 12:30 बज चुके थे, परंतु बेटे बहू अभी तक नहीं आए थे। तभी डोर बेल बजती है। देखते हैं तो उनके बेटे बहू आए थे। उनका पोता रोमी भी रास्ते में ही सो गया था। तब रियांश अपने बेटे रोमी को उसके कमरे में जाकर लेटा देता है। उसके बाद रघुनाथ जी अपने बेटे रियांश से बोलते हैं कि बेटा, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन बाहर का खाना खाने के लिए और घूमने के लिए तुम्हारे पास समय और पैसे दोनों हैं, और अपने इस बूढ़े बाप को डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे और समय दोनों ही नहीं है। रघुनाथ जी ने इतना बोला ही था कि तभी रियांश ने लगातार 2 थप्पड़ अपने पिता के गाल पर रसीद दिए। आपकी इतनी औकात कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करें। अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, आपकी तरह बैठे बैठे घर में निठल्ले रोटियां नहीं तोड़ता। ऊपर से मेरे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते हो। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझ पर हुक्म चलाने की? चुपचाप से जैसे रखा है वैसे रहिए, वरना घर से धक्के मार कर बाहर कर दूंगा। पिता का अपमान कर रियांश अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन बेचारे रघुनाथ जी सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या। वो बुत से बने गाल पर हाथ रख खड़े थे। उनका मन कर रहा था कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उनकी आंखों के सामने काला साया छाने लगा। आंखें भर गई। बेटे द्वारा किया गया अपमान उनसे बर्दाश्त ना हुआ। वो उस वक्त रात में ही अपने कपड़े एक अटैची में रख कंबल और चटाई लेकर घर से निकल जाते हैं कि अब बस बहुत हुआ, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा ये सब, ना ही इस घर में रहूँगा। आज तो बेटे ने सारी ही हदें पार कर दी। एक बार हाथ उठा दिया तो अब तो यह आए दिन का लगा ही रहेगा। इससे अच्छा तो मैं घर ही छोड़ दूँ। अब ये अपमान मैं नहीं सहूँगा। इस घर में रहना अब मेरे बस की बात नहीं। सर्दियों की कड़ी ठंड थी। वो रास्ते में सड़क पर चलते रहते हैं।
अब वो एक क्लिनिक स्टोर के सामने अपनी चटाई बिछाते हैं और कंबल ओढ़कर वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। 2-3 दिन वो वहीं रहकर अपना भरण पोषण करते हैं। उनके पास जो जमा पूंजी थी उससे वो खाना खा लेते हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी बेटे बहू ने उन्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उनके पास तो फ़ोन भी था, फ़ोन भी नहीं किया। बेटे बहू तो चाहते ही यही थे कि किसी तरह ये बूढ़ा आदमी इस घर से निकल जाए तो उनके सर से बला टल जाएगी। वैसे भी घर में बैठा बूढ़ा पिता औलाद के लिए बोझ ही बन जाता है। अगर आप बुढ़ापे में भी कमाते हैं तो बेटे बहू थोड़ा धर भर कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई काम नहीं करते और अपने भरण पोषण के लिए बेटे बहू पर निर्भर हैं तो वो बूढ़े पिता को बोझ समझते हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी देना मुश्किल हो जाता है। रघुनाथ जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से 3-4 दिन से खाना ठीक से नहीं खा पा रहे थे और सर्दी वो अलग थी, सड़क पर लेटे थे। अब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। तभी वृद्धाश्रम वालों की नज़र रघुनाथ जी पर पड़ती है और वो उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराकर उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। 1 हफ्ते तक लगातार रघुनाथ जी का ट्रीटमेंट चलता है। जब वो होश में आते हैं तो खुद को वृद्धाश्रम में पाते हैं। वृद्धाश्रम वाले उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ उनकी तबीयत में सुधार आने लगता है और वो ठीक हो जाते हैं। अब वो सुबह में वॉक पर जाते हैं। उनके अब नए नए दोस्त भी बन चुके थे जो कि उन्हीं के हम उम्र थे। सब आपस में आप बीती सुनाते हैं। शुरू में तो रघुनाथ जी का वृद्धाश्रम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उन्हें अपने घर की बहुत ही याद आती थी जहां उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी, जिसको उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने खून पसीने की मेहनत से बनवाया था। लेकिन आज बेटे ने उसी घर में उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया था। वो भूख के ललक में तड़पते रहते थे, पर बेटे बहू को उनसे कोई फ़र्क ना पड़ता था। उनके बेटे ने उनका साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, लेकिन अब उनका वृद्धाश्रम में मन लगने लगा था और अब उन्हें अपने हम उम्र लोगों की बातें सुनकर ये समझ में आ गया था कि बुढ़ापे में किस तरह से रहा जाता है, अपने ज़मीन जायदाद जमा पूंजी को कैसे रखा जाता है। रघुनाथ जी पार्क में अपने हम उम्र साथी शांति देवी के पास बैठे होते हैं। शांति देवी रघुनाथ जी से पूछती है कि भाई साहब, आप क्या करते थे और आपके जीवन संगिनी कहाँ है। तब रघुनाथ जी बताते हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था और मेरी जीवन संगिनी मुझे आज से 23 साल पहले ही इस दुनिया से छोड़ चली गई थी। मेरा एक लौता बेटा रियांश है जिसे मैंने अकेले पाला है। कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा उसकी इच्छाओं का सम्मान किया, दिन रात एक कर दिए। मैंने पैसे कमाने के लिए स्कूल के साथ में ट्यूशन भी देता था, ये सोचकर कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा तो मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा, सुधर जाएगा। फिर बाद में बेटे बहू और पोते पोतियों को खिलाते हुए ज़िंदगी गुजार दूंगा मज़े से, क्योंकि मेरे जीवन संगिनी तो मुझे शुरू से ही छोड़कर चली गई थी। सोचा था बहू आएगी, पोते पोती होंगे, घर खुशियों से चहक उठेगा। यही सोचकर बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी। मेरा बेटा नौकरी करने लगा, शादी भी हो गई, बहू भी आ गई, पोता भी है। पर अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब मैंने ट्यूशन देना भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे सांस फूलने की बीमारी है, हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करते। यही सोचकर कि चलो बेटा तो कमाता है, मैंने बहुत कमाया, हमेशा उसकी इच्छाओं का सम्मान किया, उसे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बना दिया। अब बेटा बुढ़ापे में इज्जत की 2 रोटी तो दे ही देगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कमाना छोड़ दिया,
तो बेटे बहू ने रंग बदलने शुरू कर दिए। महीने बाद ही घर में हर छोटी से छोटी बात में लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो गए। पैसों के लिए रिकझिक होने लगी। जब बेटे बहू से अपनी दवाइयों के लिए पैसे लेता तब वो मुझे धमकाकर कहते कि क्यों सारा दिन निठल्ले से बैठे रहते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते आप, कुछ करो धरो, अभी आप इतने बूढ़े भी नहीं हुए हो कि घर में पैर पसार कर बैठ जाओ, जाओ कुछ पैसे कमाओ और पैसे कमा करके दो हमें। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती थी, बेटा दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं देता था और ना ही खुद समय पर मुझे दवाइयाँ ला कर देता। मुझसे काम नहीं होता था, मेरी सांस फूलने लगती, मेरे हाथ पैर कांप जाते, लेकिन मेरा बेटा ये बात समझने को तैयार ही नहीं होता था और पैसों को लेकर ही एक दिन झगड़ा हो गया, जिस कारण बेटे ने मुझे बिना सोचे समझे ज़रा सी बात पर 2 थप्पड़ मार दिए। तब मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर में अपना तिरस्कार नहीं करवाऊंगा, इस घर में बेशर्म की तरह नहीं रहूंगा। ये सोचकर मैं घर से निकल गया और अब मैं वृद्धाश्रम में हूँ। ज़िंदगी में पता नहीं कौन कौन से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है मेरी बहन, पता ही नहीं चलता। पहले तो मेरी जीवन संगिनी मेरी पत्नी को भगवान ने अपने पास बुला लिया और अब मैं बुढ़ापा अनाथ की तरह वृद्धाश्रम में काट रहा हूँ। एक दिन सब खाना खाकर बैठे ही थे कि तभी न्यूज़ से पता चलता है कि पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है। महामारी की वजह से सारे स्कूल बंद हो गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तब रघुनाथ जी के दिमाग में एक तरकीब सोचती है कि ऑनलाइन पढ़ाई में तो स्कूल जाकर पढ़ाना नहीं पड़ता, बस फ़ोन पर ही आप बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। रघुनाथ जी गणित और विज्ञान के बहुत अच्छे स्कूलों में अपना रिज्यूम बनाकर भेज देते हैं। तब एक स्कूल में उन्हें गणित और साइंस का टीचर नियुक्त कर लिया जाता है। अब उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करवाने के अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे। वे सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन बच्चों को फ़ोन पर पढ़ाते। अब हर महीने 25,000 कमाने लग गए और अपने खुद के खर्चे उठाने लगे और कुछ पैसे वो वृद्धाश्रम में दान करने लगे, क्योंकि बुढ़ापे में अब उनकी इतनी ज़रूरतें तो थी नहीं कि इतने सारे पैसे खुद पर लगाए। लेकिन जब एक दिन बेटे बहू को इस बात का पता चलता है कि उनके पिताजी फिर से टीचिंग करने लगे हैं और इतने सारे पैसे अपने ऊपर कहाँ से खर्च करते होंगे, ये सोचकर किसी तरह से वह रघुनाथ जी का पता निकाल लेते हैं। 2 हफ्ते बाद रघुनाथ जी का जन्मदिन होता है। तब बेटे बहू केक लेकर रघुनाथ जी के पास वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 60 साल के हो चुके हैं। आपका पोता रोमी आपको बहुत याद करता है। अब आप हमारे साथ घर चले, बहुत रह लिए आप वृद्धाश्रम में, अब अपने बेटे के घर चलकर रहिए। पिताजी, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। कहते हुए बेटे बहू घड़ियाली आंसू बहाने लगे। रघुनाथ जी चुपचाप से बेटे बहू की बातें सुनते गए। चलिए पिताजी, हम आपको अपने साथ लेने आए हैं, अब आपको कभी अपने आप से अलग नहीं करेंगे। तब रघुनाथ जी साफ साफ बेटे बहू को नकार देते हैं कि अब वो उस घर में कभी नहीं जाएंगे, यही उनका परिवार है, यही उनका घर है। रघुनाथ जी की बात सुन बेटे बहू मुंह लटकाए वापस अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन 4 महीने बाद महामारी की वजह से बेटे रियांश की नौकरी चली जाती है। अब घर चलाने के लिए भी लाले बैंगन पड़ रहे थे। दोनों पति पत्नी में आपस में सुबह शाम की रिकझिक की वजह से झगड़े होने लग जाते हैं। जो उनके पास जमा पूंजी थी वो शुरू के 2-3 महीने में ही ख़त्म हो जाती है और नई नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। तब बेटे बहू फिर से रघुनाथ जी के पास जाते हैं। तब बेटा रियांश रघुनाथ जी से अपने पिता से बोलता है
कि पिताजी घर के बहुत खर्च होते हैं। आपके पोते रोमी की फीस जमा करनी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और खाने पीने का भी कोई साधन नहीं बचा है। आप तो जानते हैं घर के कितने खर्चे होते हैं। पिताजी, आप तो पैसे कमा रहे हैं, आप तो कम से कम हमारी मदद कर दीजिए, हमें कुछ पैसे दे दीजिए। आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं आपकी औलाद हूँ, आपकी इकलौती संतान हूँ। कोई पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आपके बच्चे परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप बच्चों की मदद करने के बजाय इन वृद्ध आश्रम के अनाथ लोगों की मदद कर रहे हो। कैसे पिता हैं आप? ज़रा भी दया नहीं आती आपको अपने बेटे बहू और पोते पर? तब बेटे रियांश की बात सुन रघुनाथ जी अपनी कुर्सी से उठते हैं और रियांश के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ देते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि बेटा, तुझे आज याद आया कि तेरा एक पिता भी है और उस पिता के प्रति तेरे कुछ फ़र्ज़ भी हैं। आज तू कंगाल हो गया, तेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तू भटकते हुए इस पिता के पास पहुंच गया पैसे मांगने के लिए, और आज आकर मुझे अपना फ़र्ज़ याद दिला रहा है। और उस दिन जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था, तब तेरे फ़र्ज़ कहाँ थे? अरे कमबख्त, तूने जितना अपने पिता का अपमान किया, इतना कोई भी औलाद नहीं करती। कितने अरमानों के साथ अपनी इच्छाओं को मारकर सारी ज़िंदगी की कमाई तुझ पर लुटा दी, ये सोच कर कि बेटा अच्छा इंसान बनेगा, पढ़ लिख कर कामयाब होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और बदले में तूने क्या किया मेरे साथ? मुझे ही मेरे ही घर से थप्पड़ मार कर बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तू कंगाल हो चुका है, तेरे पास पैसे नहीं हैं, नौकरी नहीं है, तो तुझे बूढ़े बाप की याद आ गई। जब मैं घर से लापता था तो तूने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। क्या बच्चों के माँ बाप के प्रति फ़र्ज़ नहीं बनता? सिर्फ माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को देखना। क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, उनके बीमारी में उनके लिए दवा लाना, उनका ध्यान रखना? बड़ा आया मुझे ज्ञान बांटने वाला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। या तो इस वृद्धाश्रम से अभी के अभी निकल जा, वरना अभी पुलिस को फ़ोन करके बूढ़े पिता पर अत्याचार करने के जुर्म में तुझे जेल भिजवा दूंगा। रघुनाथ जी का अदम्य साहस देख वहाँ बैठे सभी तालियां बजाने लगते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वृद्धाश्रम गूंज उठता है। तब पास में बैठे बूढ़े दंपत्ति बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। आपने एक बार धोखा खा लिया है अपने बेटे बहू से, अब आपको सतर्क रहना चाहिए। और इससे ये पता चलता है आपके बेटे बहू आपके पास वृद्धाश्रम में कुछ लेने के लिए आए हैं, देने के लिए कभी कुछ नहीं आए। इससे साफ साफ पता चलता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है आपको लेकर। तभी वृद्धाश्रम का मैनेजर आता है और बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और किसी के साथ भी ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत करना, वरना अभी के अभी तुम्हें कानून की भाषा सिखा दूंगा। तब दोनों बेटे बहू को अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस होती है। दोनों का सर शर्म से झुक जाता है। लज्जित होकर मुंह लटकाए वृद्धाश्रम से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें पछतावा होता है। अब रघुनाथ जी हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय ले लेते हैं और कमाई भी वृद्धाश्रम को दान करने लगते हैं। दोस्तों, रघुनाथ जी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया था वो फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।